सो पार्ट 41 कंप्यूटर नेटवर्क्स का देखते हैं। एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे सेंडर के थ्रू जब भेजा जाता है तो फ्रेम भेजा जाता है, मगर जब इनसाइड राउटर पहुँचता है तो पैकेट बनता है और फिर उसमें दोबारा से उसको फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है, डेटा लिंक हेडर अटैच करके, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर आर विजिटेड फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन इन द बिलो डायग्राम। तो यहाँ पे सेंडर है, यहाँ डेस्टिनेशन है, कितनी बार डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर विजिट होगी। तो ये आपको एक बार में क्लियर कर देगा कि किस तरह से डेटा ट्रैवल होता है। तो तुम्हें पता है कि जैसे एक सेंडर कुछ भेज रहा है तो उसमें डेटा के साथ एप्लीकेशन हेडर अटैच होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। फिर उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट, जो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था नेटवर्क लेयर का जो हेडर अटैच होता है तो पैकेट कहलाता है, डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच होता है तो फ्रेगमेंट कहलाता है। और फिजिकल लेयर का हेडर जैसे मैनचेस्टर इनकोडिंग हो गई, बायोपोलर इनकोडिंग, जो हमने इनकोडिंग्स देखी थी, वो सब अटैच अगर होता है तो बिट्स कहलाता है। सिंपल, क्लियर। फिजिकल लेयर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो हेडर जो होना चाहिए वो चेंज हो जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। तो इस इन सब चीज़ों के साथ एक फ्रेम ट्रैवल करता है, तो हम इसको फ्रेम तक ही रखते हैं कि डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच एक फ्रेम ट्रैवल करता है। अब फ्रेम जब आगे जाता है तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर वापस से मतलब अनरैप होता है एक तरह से, डेटा लिंक लेयर हटाया जाता है। इनसाइड राउटर क्या होता है, अब पैकेट का नेटवर्क लेयर है हमारे पास इनसाइड राउटर, ठीक है, यानी हमारा पैकेट तैयार है, नेटवर्क लेयर का पैकेट बनता है ना, पैकेट तैयार है, उसमें नया डेटा लिंक हेडर अटैच होने के लिए तैयार बैठा है। तो उसमें नया डेटा लिंक, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे राउटर से, तो नया डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच होता है। फिर आगे जाके डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है तो अनरैप होता है एक तरह से। फिजिकल लेयर हेडर रिमूव करा, फिर डेटा लिंक रिमूव करा, नेटवर्क रिमूव करा, ट्रांसपोर्ट हेडर रिमूव करा, एप्लीकेशन हेडर रिमूव करा, फाइनली डेटा टू डेस्टिनेशन पहुंच जाता है इस तरीके से। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे अगर तुम डेटा लिंक लेयर देखो तो इनिशियली टच हुआ, फिर सेकेंड राउटर के स्टार्टिंग और एंडिंग में टच हुआ, एंड थर्ड इज एट द डेस्टिनेशन। तो सॉरी, फोर्थ इज तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हमारा डेटा लिंक हेडर टच हुआ। नेटवर्क लेयर जो हमारी टच होती है, इनसाइड राउटर भी टच होती है 1 2 3, तो 3 टाइम्स हमारा विजिट हुआ नेटवर्क लेयर, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि राउटर में क्या हो रहा है, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिर पैकेट बनता है दैट इज नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर। तो दिस इंप्लाइज राउटर इज अ 3 लेयर स्विच, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, जब हमने राउटर और ब्रिज के बारे में पढ़ा था कि राउटर जो है वो 3 लेयर है, ब्रिज जो है 2 लेयर है। तो राउटर कनेक्ट डिफरेंट लैंड, ठीक है, इसलिए राउटर अलग अलग लैंड्स को कनेक्ट कर पाता है, मगर ब्रिज सिर्फ सिमिलर लैंड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी देखा वो अर्जेंट पॉइंटर तक देख लिया था, ये पूरा कवर कर लिया था, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, फिर हेडर लेंथ, ये अगर नहीं देखा है तो देख लेना, पार्ट 40 यानी पिछले वाले में ही समझाया था। अब हम चेकसम देखते हैं, टीसीपी चेकसम। यहाँ वाला चेकसम की क्या बात, तो याद होगा तुम्हें कि मैंने बताया था कि हम आईपी हेडर का चेकसम बनाते हैं, हम कहते हैं कि डेटा का चेकसम ऑलरेडी टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर कर देती है, तो वही चीज़ यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था। तो होता क्या है कि जब सेंडर से हमारा पहुँचता है राउटर तक, तो अगर कोई भी नॉइज़ मॉडिफाई कर देती है डेटा को, तो एरर कंट्रोल पॉलिसी है, सीएफसी हम देख सकते हैं, सॉरी सीआरसी हम देख सकते हैं, इनसाइड राउटर भी हम सीआरसी के थ्रू, क्योंकि एरर कंट्रोल पॉलिसीज़ है, तो नॉइज़ को हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सिमिलरली आगे भी। मगर व्हाट इफ़ हमारा डेटा, क्योंकि इनसाइड जब हम देखें तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे पैकेट फॉर्म हो जाता है फ्रेम का, और पैकेट में होता है आईपी हेडर और डेटा। आईपी हेडर का चेकसम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। अब डेटा जो सेगमेंट आएगा उसमें अगर नॉइज़ आ गई तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए सेंडर की तरफ से टीसीपी चेकसम कैलकुलेट होता है, और डेस्टिनेशन की तरफ से रिकैलकुलेट, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा ये चेक करता है, इट चेक्स इफ कैलकुलेटेड टीसीपी चेकसम रिसीव टीसीपी चेकसम के बराबर है कि नहीं। रिसीव होगा, हमारा सेंडर की साइड में जो टीसीपी चेकसम कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ पे भी बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो टीसीपी चेकसम ओनली एट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स में और डेस्टिनेशन में, ठीक है। वो बीच में अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर राउटर के इनसाइड अगर दिक्कत हो रही है तो पता चल जाएगा। इन बिटवीन लाइन डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है हमारा हेडर कंट्रोल, और इनसाइड राउटर हमारा आईपी हेडर चेकसम ऑलरेडी है, बस उस डेटा को संभालने के लिए नहीं है, तो वो हमने इंतजाम कर दिया है। तो हम क्या लिखा हुआ है कि टीसीपी प्रोवाइड चेकसम बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एरर अकरिंग इनसाइड राउटर, राउटर में जो पोटेंशियल एरर हो सकता है उसके लिए, ठीक है। लास्ट है हमारा ऑप्शंस इन पैडिंग, ये सिमिलर टू प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था, 40 बाइट्स का है। तो कई तरह के ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट होंगे डेफिनेटली। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विंडो स्केलिंग फैक्टर ऑप्शन। ये विंडो स्केलिंग फैक्टर ऑप्शन क्या करता है कि तुम्हें पता है कि टीसीपी हेडर जो होता है 20 से 60 बाइट्स का होता है, और 65535 बाइट्स का पूरा टीसीपी हेडर प्लस डेटा पैकेट होता है, ठीक है, टी सेगमेंट होता है, सॉरी। तो सेगमेंट जो होता है यहाँ एक्सटेंडेड बताया हुआ था पहले भी कि ये एक्सटेंडेबल है, सेगमेंट बड़ा भी हो सकता है। तो ये एक्सटेंडेड है, तो मगर कैसे कैसे पॉसिबल है। तो लेट से एक सेगमेंट भेजा गया 300 से 499, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आया 500 का, ओके। साथ में विंड, अब देखो बहुत सारा जो बफर जो है खाली है लेट से रिसीवर एंड पे,
बहुत सारा बफर खाली है, और 1,20,000 बाइट्स जो है इतना बफर खाली है। अब तुम्हें पता है कि विंडो साइज एट मैक्स कितना हो सकता है, 2 की पावर 16, दैट इज 65535। इसको एक्सटेंड कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, 60,000 बाइट्स तक का विंडो साइज भेज देंगे और WSFO यानी विंडो स्केलिंग फैक्टर ऑप्शन को 2 कर देंगे। तो पता चलेगा सेंडर को कि 6×2 = 12 है ना, तो 1,20,000 बाइट्स की डिमांड आई है, तो वो इतना भेज देगा सेगमेंट इतने बाइट का। तो समझ में आया तुम्हें कि अगर एक्सटेंड करना है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे विंडो साइज़ तो मिनिमम इतना ही रहेगा, इससे मैक्स हो नहीं सकता, तो यहाँ स्केलिंग फैक्टर का यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट स्टैंडर्ड, RFC स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसके हम उसमें विंडो साइज़ को 2 की पावर 16 ये तो तुम्हें पता ही है, मगर जो स्केलिंग फैक्टर है वो 2 की पावर 14 तक जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम स्टैम्प ऑप्शन। ये टाइम स्टैम्प ऑप्शन पहले भी देखा था हमने। यहाँ पे क्या काम है इसका, ये लेट से तुमने 11:01 पे तुम्हारा फ्रेम निकला है, चलते चलते यहाँ पहुँचा है डेस्टिनेशन तक 11:06 पे, है ना, और फिर क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट मिली 11:07 पे और यहाँ पहुँच गई 11:12 पे, तो यानी 1 से 12 टोटल 11 सेकंड का हमारा राउंड ट्रिप टाइम आ गया। तो ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम स्टैम्प ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑप्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन टू एंड प्रोसेस, ठीक है। तो राउंड ट्रिप टाइम कितना राउंड ट्रिप लेगा, शुरुआत और आखिरी वाला वो कैलकुलेट कर लेगा, इस हिसाब से हम RTT निकालते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें पता है सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है, 0 से 2 की पावर 32 - 1 तक आएगा, मगर सेम सीक्वेंस नंबर 2 बार भेज दिया गया, ये वाला भी केस हमने देखा है ना, रैप अराउंड कंडीशन वाला, तो कैसे पता चलेगा कि ये मतलब एक ही सोर्स है और वहाँ से दो दो सीक्वेंस नंबर आ रहे हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोनों एक साथ आएंगे, पूरा घूम के आएगा ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये सेम सेगमेंट, ये सीक्वेंस नंबर जो है ये पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला है? तो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैप अराउंड कंडीशन, ठीक है। फिर आता है NOP ऑप्शन। NOP EOP सेम ऑप्शन है, इट इज़ यूज फॉर फिलिंग गैप्स बिटवीन ऑप्शन, ये हमने पहले भी देखा है। जो भी गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए NOP यूज़ करते हैं, और एंड ऑफ ऑप्शन यूज़ करते हैं, इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग हेडर एंड डेटा। अब यहाँ पे ना सेगमेंट देखो, फ्रेगमेंटेशन हम देख चुके हैं। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट बनता है वो उसका साइज तो कितना भी बाइट्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ बाइट्स बोला है ना, कितना भी हो सकता है। तो तुम्हें पता है कि पैकेट में जब इनकैप्सुलेट हो, जब नेटवर्क लेयर के पैकेट में हम क्या करते हैं, देखो एक सेगमेंट है, उसमें TCP हेडर और डेटा बनता है, तो ये सेगमेंट कहलाता है। अब पैकेट जो होता है उसमें इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में IP हेडर अटैच होगा। अब ये पैकेट का साइज तो तुम्हें बताया हुआ है कि 65535 बाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, गेट मैक्स है, ठीक है। एक्सटेंडेड ये हो सकता है मगर ये एक्सटेंडेड नहीं हो सकता। तो क्या चक्कर है, मतलब ये तुमने इतना ज़्यादा डेटा ले लिया, एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको एनालाइज करके इसका सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंट्स में बांटते हैं। तो ये जो एक्चुअल में डेटा पहुँचा है, ये सेगमेंट पहुँचा है उसका, क्रिटिकल सेगमेंट्स, ठीक है। वो जाके हर एक सेगमेंट पे IP हेडर अटैच हुआ है। तो शुरू में तो तुम कितना भी बड़ा सेगमेंट ले लो, और बाद में उसके सब सेगमेंट्स बनेंगे। सिमिलर वे में जब वो अगली लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम अटैच होता है, तो डेटा लिंक हेडर अटैच होता है उस पर। तो अगर तुम्हें पता है कि ये हम कंडीशन देख चुके हैं ना, MTUs मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, है ना, तो कितना हो सकता है, लेट्स से बर्स्ट टोपोलॉजी में 1500 बाइट्स का ट्रांसमिशन हो सकता है, और ये तो 65535 है एट मैक्स। तो इसमें भी क्या होगा, उसकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं हमने। तो इस तरह से सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन आता है। तो व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर गिविंग डेटा टू नेटवर्क लेयर, सेगमेंटेशन विल बी डन। जब ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर पे आएगा तो सेगमेंटेशन होगी, दैट इज डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अलाउेबल कैपेसिटी ऑफ द पैकेट। तो जितना पैकेट अलाउ करता है उतना स्मॉल पार्ट्स में। When the network layer is about to give the data to the data link layer, अब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे जा रहा है पैकेट, द पैकेट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स इनटू अलाउेबल कैपेसिटी ऑफ द फ्रेम फॉर्मेट। तो फ्रेम फॉर्मेट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ऊपर वाले को सेगमेंटेशन कहते हैं। अब TCP की तरह ही यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी आती है। अब इसमें क्या होता है, UDP हेडर होता है, डेटा होता है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। ये 20 से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि वेरी करता है ऐसा, ये सिर्फ 8 बाइट का होता है, सिंपल 8 बाइट, यानी 4 बाइट के 2 रोज़ हो गए हमारे, समझ में आया। हम अगर UDP हेडर को देखें और डेटा साथ में अटैच होता है 65535 बाइट का, अगेन सेम, और 8 बाइट हमारा उसमें से UDP हेडर के नाम होता है, और UDP हेडर के 8 बाइट मतलब 32 बिट्स के 2 रोज। तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट पहला रो हो गया, सेकंड रो में टोटल लेंथ और चेकसम आ जाता है, सिंपल, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या होता है, इफ टोटल लेंथ बिट्स इन UDP हेडर इज लेट्स से 16 बिट्स है, तो 8 जीरोस के बाद 8 वंस है। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, अगर टोटल लेंथ बिट्स हमें दे रखी हैं तो इससे हमें समझ में आता है डेटाग्राम का साइज कितना है। तो कंटिन्यूस 8 वंस है यानी 255 बाइट, इतना साइज हो गया। अब डेटाग्राम जो होता है वो हेडर प्लस पेलोड डेटा, दिख रहा है ना, हेडर प्लस डेटा हमारा डेटाग्राम पूरा होता है। तो अब हमने साइज ऑफ डेटाग्राम देख लिया 255 बाइट्स का। अब तुम्हें पता है UDP हेडर फिक्स्ड है 8 बाइट का, तो 8 प्लस हमारा पेलोड हो गया 255, तो डेटा हमारा क्या हो गया, डेटा या पेलोड जो भी हो गया वो हमारा 247 बाइट्स का हो गया।
बात समझ में आती है? सिर्फ इसमें से 8 माइनस कर दो, जो बचा हुआ रहा वो डेटा रहा, है ना, हमारा हेडर हट के। देखो इसको ऐसे क्वेश्चन बीटेक में भी आते हैं, बीटेक वाले भी देखे होंगे इस क्वेश्चन को कि यूडीपी हेडर में दे रखा है हमारा हेक्साडेसिमल में, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब तुम्हारे थोड़ा क्लियर पिक्चर होगी। अब ये जो टोटल 16 है, ठीक है, फोर जो है 4 टाइम्स है, तो 4 के ग्रुप्स बनेंगे। अब 16 हेक्साडेसिमल में, यानी लेट्स से सोर्स पोर्ट पूछा है, तो इनिशियली 4 जो होने वाले हैं वो सोर्स पोर्ट के लिए डिनोट करने वाले हैं। तो FFF0 ये है, तो सोर्स पोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसको देखो तुम कैलकुलेट भी ऐसे कर सकते हो, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 2 3, या तुम थोड़ा सा चालाकी ला सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है 4 टाइम्स एफ का वैल्यू होता है 65535, 2 की पावर 16 के बराबर होता है, और 000 एफ का एफ जो होता है 15 होता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 65520 हमारा सोर्स पोर्ट आ गया। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैंने तुम्हें पोर्ट के बारे में बताया था कि पोर्ट नंबर क्या क्या होते हैं, तो डिफरेंट तरह के पोर्ट बताए थे, याद होगा 39th पार्ट अगर देख लेना दोबारा दिख रहे हैं तो, ठीक है। तो उसमें बताया था कि 65525 ये जो पर्टिकुलर रेंज है इस किसके अंदर आता है? डायनामिक पोर्ट की रेंज में आता है। डेस्टिनेशन पोर्ट देखो 0050 यानी 16 पावर 1 के साथ 5 आ रहा है, यानी सीधा 80 जो है वो फिक्स पोर्ट है, ये भी बताया हुआ है, फिक्स पोर्ट रेंज के अंदर आता है। ठीक है भाई, साइज ऑफ डेटाग्राम का साइज यानी नेक्स्ट पे आ गए, टोटल लेंथ बताएगा हमें FFFE। अब देखो FFFE जो है थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, अगर सारे F होते हैं तो 65535 होता, एक कम हो गया यानी 34 हो गया। साइज ऑफ डेटाग्राम पता है तो साइज ऑफ पेलोड आराम से बता सकते हैं, कैसे? 8 से माइनस कर दो, अभी भी हमने देखा है ना, टोटल लेंथ बिट हमें दे रखी है, उससे हमारे पास डेटाग्राम का साइज़ है, तो हम पेलोड का साइज 8 से माइनस करके बता सकते हैं, ये भी ठीक है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी हम देख चुके हैं पहले। ये डेटाग्राम ट्रैवलिंग फ्रॉम, क्या डेटाग्राम क्लाइंट से सर्वर जा रहे हैं या सर्वर से क्लाइंट जा रहा है? तो एक बात बताओ, तुम्हारा सोर्स पोर्ट डायनामिक पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स्ड है, डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स्ड है एकदम, सोर्स पोर्ट जहाँ डायनेमिक नज़र आता है वहाँ से डेटा जा रहा होता है फिक्स जगह पे। समझ में आया? ये कुछ इस तरह से है कि पानी आ रहा है बहुत जगह से, मगर पाइप जो है वो एक ही टंकी पे अटैच है, ऐसे करके तुम समझ सकते हो। तुम्हारा क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है, ये भी हमने एक पॉइंट बना के डिस्कस किया हुआ है। यकीन नहीं आ रहा तो ये पार्ट 39 देख लेना, ट्रांसपोर्ट लिए जब शुरू करा था, कि अगर वैन सोर्स पोर्ट इज डायनामिक पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट अगर फिक्स पोर्ट है तो डेटा क्लाइंट से सर्वर जा रहा है, सोर्स डायनामिक और डेस्टिनेशन फिक्स है, तो ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही।